एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव completed our 3 chapters, chapter number 10, chapter number 11, chapter number 12. chapter number 10 gaseous exchange, chapter number 11 homeostasis, chapter number 12 coordination and control. आज हम बेटा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सपोर्ट एंड मूवमेंट। चैप्टर है हमारा 13। चैप्टर छोटा है ऑल्दो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाजा इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जिस तरह से आपने पिछले चैप्टर जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरह से आपने इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेटा, चैप्टर नंबर 13 जो है ये है हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे एक छोटा सा टॉपिक और। तो फ़िलहाल हम इसके इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें जो उसने डिस्कस की हुई हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सपोर्ट, व्हाट इज़ मूवमेंट। तो उसके लिए जो है वो हम बात स्टार्ट करते हैं, फिर हम चलेंगे अपने की पॉइंट्स की तरफ, उनको डिस्कस करेंगे। सो पहले जो है वो हम बात करते हैं कि सपोर्ट और मूवमेंट जो है वो यहाँ पे इससे क्या मुराद है। एक और बात की तरफ आपकी जो है वो तवज्जो दिला दूँ कि बेटा सपोर्ट जो है और मूवमेंट ये डेफिनेटली प्लांट्स में भी है। हमने पिछले 3 चैप्टर्स में जो है वो डिस्कस किया। पहले हमने प्लांट का पोर्शन पढ़ा, फिर हमने एनिमल का पोर्शन पढ़ा। गैसियस एक्सचेंज की बात की तो पहले प्लांट्स में फिर एनिमल्स में। हमने होमियोस्टेसिस की बात की, पहले प्लांट्स में फिर एनिमल्स में। जबकि चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें हमने जस्ट एनिमल्स का पोर्शन डिस्कस किया। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत टफ था, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, उसको पढ़ना, उसके सारे हार्मोन्स को याद करना मुश्किल था, इसलिए उसने इस लेवल पे उनको ऐड नहीं किया। जबकि इस चैप्टर में सपोर्ट और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या प्लांट्स में सपोर्ट और मूवमेंट नहीं होती? जी बेटा होती है, लेकिन असल में यहाँ पे उसने अगेन प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। फिर इसी तरह से उनमें सपोर्ट की अगर बात की जाए तो फिर उसके लिए हमें मज़ीद जो है वो एक टफ़ काम था। उनकी सपोर्ट में यूज़ होने वाले टिश्यूज़, उनकी सपोर्ट किस तरह से थ्रू आउट लाइफ वो कैसे जो है वो सपोर्ट गेन करते हैं, किस तरह से कई तरह की वो सपोर्ट मैकेनिज़म्स अपनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया हुआ, आपकी बुक में उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सपोर्ट की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के हवाले से। जी बेटा, सो आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 34। सबसे पहले तो बेटा हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का, और इंट्रोडक्शन में हम 2 चीज़ें सीखने जा रहे हैं। हम सपोर्ट जो है इसको देखेंगे कि व्हाट इज़ सपोर्ट, और फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मूवमेंट। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज स्केलेटन। व्हाट इज़ स्केलेटन? तो स्केलेटन को आज हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप कह लें कि आपके जो की पॉइंट्स बने हैं आज के लेक्चर के, वो बेटा ये 3 की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे सपोर्ट और मूवमेंट को, और नंबर 2 पे स्केलेटन। जी बेटा, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सपोर्ट को। सपोर्ट और मूवमेंट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, सपोर्ट क्या चीज़ है बेटा? सपोर्ट को हम किस तरह से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ सपोर्ट?
सपोर्ट बेटा हम ये कह सकते हैं कि जिस भी कंडीशन में, मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज़म रह रहा है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज़म में जो है वो मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। वो कह लें कि वो सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होनी चाहिए जो कि उसको कैपेबल बनाएं उस एनवायरनमेंट में रहने के। तो फिर बेटा सपोर्ट क्या चीज़ है? सपोर्ट को हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो किसी ऑर्गेनिज़म जो है उसको उस एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, तो फ़िशेस की जो बॉडी है वो उनके लिए एक सपोर्ट है। फ़िशेस की बॉडी जैसी है, फिर उनकी जो बोन्स हैं, कुछ कार्टिलेजिनस बोन्स हैं, तो जैसे एनवायरनमेंट में फ़िशेस हैं, मतलब कुछ एक मैरीन एनवायरनमेंट में है, कुछ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में है, तो वैसे ही फिर नेचर ने उनको बॉडी अता की है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की ऑन लैंड, तो फिर नेचर ने सपोर्ट के लिए हमें स्केलेटन प्रोवाइड किया है, जिसको आम उर्फ़ आम में हम ढांचा बोल सकते हैं, हड्डियों का ढांचा मुहैया किया हुआ है। सपोर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि ऑर्गेनिज़म की लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं किसी एनवायरनमेंट में, इसको हम बोल सकते हैं ये सपोर्ट है। सपोर्ट के हवाले से उसने आपकी बुक में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे ही छोड़ते हैं। सो सिंपली वी कैन से सपोर्ट क्या है? सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, सपोर्ट जो है वो कुछ कह लें कि एनाटॉमिकल या कह लें कि अंदरूनी तौर पर कुछ प्रोसेसेस हो सकते हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज़म को एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल बनाते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो हैं उनको सपोर्ट बेटा मिल रही है किससे? स्केलेटन से। तो स्केलेटन जो है ये सपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट की। असल में आपकी बुक में उसने मूवमेंट को डिस्कस किया हुआ है कि मूवमेंट क्या चीज़ है। मूवमेंट को बेटा वो कह रहा है कि ये असल में एक्ट है, ये एक एक्ट है, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस, एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस। सो मूवमेंट क्या है? ये मतलब चेंजिंग प्लेस, चेंजिंग का एक एक्ट है, एक अमल है। ये प्लेस चेंजिंग जो है या मूवमेंट जो है ये बेटा एक जनरल टर्म है। यहाँ पे मूवमेंट को एज जनरल टर्म डिस्कस किया गया है। मूवमेंट दो तरह की हो सकती है। मूवमेंट हो सकती है बाय पार्ट्स, मूवमेंट बाय पार्ट्स, या एज अ होल हो सकती है। यानी कि एक कंप्लीट बॉडी जो है वो मूव कर सकती है, या फिर ये बाय पार्ट्स हो सकती है। जो कंप्लीट बॉडी एज अ होल मूवमेंट होती है, इसको हम दूसरे अल्फाज में लोकोमोशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। और इसको हम लोकोमोशन को फिर हम ये कह सकते हैं कि ये असल में है चेंजिंग ऑफ प्लेस। लोकोमोशन क्या है? ये चेंजिंग ऑफ प्लेस है एज अ होल। यानी कि कोई बॉडी, कोई जिस्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल बॉडी को ट्रांसफ़र करता है, तो हम इसको बोलते हैं ये लोकोमोशन है। यानी कि एक जगह, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी को लेके जा सकते हैं, तो एज अ होल मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। जबकि बाई पार्ट्स, यानी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने हाथ पाँव जो है इनको हिला सकता हूँ, तो ये मूवमेंट जो है ये बाई पार्ट्स है। तो दो तरह की मूवमेंट फिर होगी, एक को हम बोल रहे हैं लोकोमोशन और दूसरी बाई पार्ट्स है, मूवमेंट ऑफ पार्ट्स। ये इंट्रोडक्शन में उसने एक दो चीज़ें ज़रा डिस्कस की थी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आज मेन जो हमारा टॉपिक है बेटा वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मेन टॉपिक है हमारा स्केलेटन। स्केलेटन क्या चीज़ है? व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन को दूसरा नाम दिया जाता है स्केलेटल सिस्टम।
उर्दू में हम इसको बोलते हैं निज़ाम इस्तख़वान, यानी कि हड्डियों का निज़ाम, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन। अब हम इसको पहले डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन में कुछ अगर टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, कोई मुश्किल वर्डिंग हुई तो मैं उसको आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम फर्दर जो है वो स्केलेटन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, स्केलेटन को हम कह सकते हैं, आपके बुक में उसने डिफ़ाइन किया इसको, ये स्केलेटन जो है फ्रेमवर्क है। स्केलेटन इज़ फ्रेमवर्क of hard articulated structures ये असल में क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करते हैं, विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जी बेटा, तो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, तो हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे बोन्स हैं। आर्टिकुलेशन एक टर्म है, आर्टिकुलेशन से मुराद होता है बेटा, मतलब आप इसको आर्टिकुलेशन कह सकते हैं, जैसे कि हमारी ये जो गर्दन है, ठीक है, इस तरह से ये मूव कर रही है, इसी तरह से इस एक बोन के ऊपर दूसरी बोन जो है ये मूव कर रही है, इस बोन के ऊपर दूसरी बोन मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ये जो मूवमेंट है ये आर्टिकुलेशन कहलाती है, यानी कि पिवटल पॉइंट के गिर्द जो मूवमेंट है ये आर्टिकुलेशन कहलाएगी। सो ये जो है वो कह रहा है कि हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स, इनसे मुराद बेटा सादा अल्फाज में बोन्स हैं। सो स्केलेटन क्या है, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स विच गिव सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ये तो हो गया स्केलेटन। स्केलेटन जो है इसको बेटा फर्दर उसने आपकी बुक में दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्केलेटन में भी एंडोस्केलेटन, स्केलेटन में भी एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन जो है ये बेटा हो सकता है एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन में भी एक्सो, स्केलेटन में भी एंडोस्केलेटन। स्केलेटन जो है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है फ्रेमवर्क है ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। ये अगर इनसाइड बॉडी हो तो एंडोस्केलेटन और आउटसाइड बॉडी हो तो एक्सोस्केलेटन। फिलहाल सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं स्केलेटन विच इज़ फाउंड आउटसाइड द बॉडी इसको बेटा हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, विच इज़ प्रेजेंट आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, इट इज़ नोन एज एंडोस्केलेटन। नाम से जाहिर है एक्सो आउट और एंडो इनसाइड। अगर ये फ्रेमवर्क जो है इनसाइड बॉडी हो तो इसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि कह लें हमारी बोन्स जो हैं रिब बोन्स हैं, इसी तरह से स्कल, और फिर जो है वो इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर पेवस्त बोन्स हैं। फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कह लें, तो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कहाँ पे, हमारी बॉडी के इनसाइड। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी को कवरिंग दी होती है इस फ्रेमवर्क ने, जैसे कि आप कह लें कि इनकी अगर हम एग्जांपल्स लें, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, फॉर एग्जांपल एक्सोस्केलेटन इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। ये आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं,
जोड़दार टांगों वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। फिलहाल आपकी क्लास के लिए हम यही कह सकते हैं। इसी तरह से मोलस्कन्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स। मोलस्कन्स क्या हैं? जैसे कि सुनेल, ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि शेल्स बना के रहते हैं। तो जो एनिमल्स शेल्स बना के रहते हैं उस शेल में, जैसे कि सुनेल जो है उसके गिर्द एक शेल प्रॉपर मौजूद होता है, वो शेल के इनसाइड मौजूद है, उसका जो शेल है वो उसके लिए एक्सोस्केलेटन है। सो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कन जो हैं, सुनेल मोलस्कन्स में आएगा और आर्थ्रोपोड्स में जो है तमाम के तमाम ये जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आएंगे। सो इनमें एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, यानी कि इनकी बॉडी के आउटसाइड शेल सा एक मौजूद होता है। अब आते हैं एंडोस्केलेटन की तरफ। एंडोस्केलेटन जो है फाउंड इनसाइड द बॉडी। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें कि इंसानों में जो है ये एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। अब हम सिर्फ स्केलेटन की बात करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि किन में एक्सोस्केलेटन और किन ऑर्गेनिज्म में जो है वो एंडोस्केलेटन है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन का पता चल गया। अब हम बेटा बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन की, और वो भी ह्यूमन स्केलेटन की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। ह्यूमन स्केलेटन जो है इसमें ख़ास तौर पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें ह्यूमन स्केलेटन के, तो दो तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कंपोनेंट्स या जस्ट हम यहाँ पे पार्ट्स कह लेते हैं। तो दो तरह के बेटा पार्ट्स मौजूद हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद हैं। एक बोन्स और दूसरा है जी कार्टिलेज, जिनको हम इन डिटेल नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। बोन और कार्टिलेज को हम इन डिटेल पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। बोन्स एंड कार्टिलेजेस ये मेनली, इनके साथ सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं मसल्स, लेकिन मसल्स को आप कंपोनेंट्स यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। स्केलेटन के दो ही कंपोनेंट हैं। स्केलेटन के दो तरह के ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दो तरह के पार्ट्स हो सकते हैं, कार्टिलेजेस और बोन्स। अब लास्ट बात यह है कि आखिर ये एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन का काम क्या होता है? मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, हम ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। रोल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है इसका रोल क्या है, इसकी ज़रा हम बात कर लें। पहले हम उन बातों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा जो आपके बुक में उसने मेंशन की हैं, उसके बाद हम फर्दर जो है वो एक दो रोल्स और भी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक में जो उसने डिस्कस किया है, उसने कहा है जी ह्यूमन स्केलेटन जो है ये मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट। किस तरह से? मूवमेंट में हेल्प के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं, नेसेसरी पॉइंट्स, वो प्रोवाइड करता है स्केलेटन मसल्स की मदद से, विद एसोसिएशन या विद द हेल्प ऑफ मसल्स। मसल्स की मदद से स्केलेटन जो है ये मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। अब ये देखें, हम इन डिटेल इसको जो है वो इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में जाके इंशाल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक्स जो हैं चंद एक, उनमें कि मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। ये लेट्स से मसल्स हैं, तो मसल्स जो हैं बेटा ये अटैच हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। ये मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो इनकी वजह से जो है वो मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अब मूवमेंट्स के लिए मसल्स जो हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट बेटा कहाँ से आ रही है? स्केलेटन से। दैट्स वाई वो कह रहा है कि स्केलेटन जो है उसके रोल्स में सबसे पहला रोल जो है वो है मूवमेंट। सेकंड प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन, तो बेटा प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेटन प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है? आपको मैं याद करवाता चलूँ, आपको पता होगा
कि हमने पढ़ा किडनीज जो हैं उनको रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं, लास्ट जो पेयर ऑफ रिब्स हैं वो सपोर्ट करता है, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमने ब्रेन की बात की तो हमने कहा क्रेनियम प्रोटेक्ट्स ब्रेन। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो आप यहाँ पे एक दो चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, तो ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। इसी तरह से हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरह से बेटा हम कह सकते हैं हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स एंड अदर्स, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है बेटा रिब केज के ज़रिए से, रिब केज। ठीक है जी। तो अब ये ज़रा देखें प्रोटेक्शन किस तरह से जो है वो मुहैया कर रहा है, किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है स्केलेटन। उसके बाद नंबर 3 पे आपकी बुक में जो तीसरी बात उसने की है वो है बेटा सपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड मेक अस टू एक्ट एज अ यूनिट, मतलब आप ऐसा कह लें कि मेक आवर ऑल बॉडी पार्ट्स टू एक्ट एज यूनिट। हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं उनको स्पाइनल कॉर्ड एक यूनिट की तरह एक्ट करने के कैपेबल बनाता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है ये डायरेक्टली स्कल रीजन के साथ अटैच है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये अटैच है रिब्स के साथ, और रिब्स फर्दर जो हैं वो अटैच हैं लिम्स के साथ। इसी तरह से तो अब देखें लोअर लिम्स की अगर बात करें, ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट जो कह लें कि वर्टिब्री हैं उनके साथ जाके अटैच होती हैं। तो अब यहाँ से इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन स्केलेटन जो है, ये ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नंबर 4 पे। ये 3 बातें तो आपकी बुक में उसने मेंशन की हैं। एक दो बातें और हम ऐड कर लेते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। स्केलेटन जो है ये प्रोडक्शन भी देता है। किस चीज़ की प्रोडक्शन बेटा? ये प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन स्केलेटन जो है ये प्रोडक्शन देता है ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या आप सिंपली कह लें ब्लड सेल्स। और नंबर 5 पे बेटा इसका रोल है इन होम्योस्टेसिस। इसका रोल है इन होम्योस्टेसिस। किस तरह से होम्योस्टेसिस? ज़रा जहन पे ज़ोर डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, 2 हार्मोन हमने पढ़े थे, इनका क्या काम था? आपने वहाँ पे पढ़ा था कि कैल्शियम आइंस जो हैं अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएं तो इनको डिपॉजिट करवा दिया जाता है ऑन बोन्स, और अगर बोन ब्लड में कम हो जाए तो बोन से लेके ब्लड में डिपॉजिट करवा दिया जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम आइंस की मेंटेनेंस कहाँ से की जा रही है? स्केलेटन से। यहाँ से लिए जा रहे हैं कैल्शियम आइंस ही, और इसी जगह पे डिपॉजिट करवाए जा रहे हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि स्केलेटन जो है इसकी जो बोन्स हैं वो होम्योस्टेसिस का रोल भी प्ले कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने जस्ट इशारतन लिखा है, मैंने कोई बात भी आई होप सो कि अपने पास से नहीं की। ये चूँकि आपने आगे पढ़ना है प्रोडक्शन का तो मैंने इसलिए लिख दी, और होम्योस्टेसिस जो है ये आप पीछे पढ़ के आए हैं तो आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोन्स जो हैं वो किस तरह से होम्योस्टेसिस के लिए जो है वो रोल प्ले करती हैं। अभी तक बेटा हमने पढ़ा है, मूवमेंट को हमने देखा, सपोर्ट को हमने देखा, और सपोर्ट में मैंने कहा कि स्केलेटन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब सपोर्ट को अगर हम प्रॉपरली डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये असल में स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर विच
मेक अ बॉडी विच मेक ऑल बॉडी पार्ट्स टू वर्क इन एज वन यूनिट। जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन में कहा, अलबत्ता कोऑर्डिनेशन में थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। कोऑर्डिनेशन सपोर्ट डिफरेंट चीज़ है। सपोर्ट किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी जो है उसको एक यूनिट बनाने के लिए जो कह लें कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड और दूसरी जो बोन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड कह रहा हूँ, वर्टिब्रल कॉलम और दूसरी जो बोन्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये हमें एक यूनिट की तरह एक्ट करने के कैपेबल बनाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पर हम पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो ये किस लिए है? ये असल में सपोर्ट की वजह से है। और सपोर्ट कहाँ से? हमें स्केलेटन से। तो यही बात बेटा हमने की है कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ये मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है, प्रोटेक्शन में, सपोर्ट में, प्रोडक्शन में, होम्योस्टेसिस में। इसके अलावा भी कई एक अफ़ाल हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इतने ही लिखे हैं। तो आज हमने बेटा पढ़ा है लेक्चर नंबर 34 में इंट्रोडक्शन किया है हमने चैप्टर नंबर 13 का। उसमें हमने सपोर्ट और मूवमेंट को देखा। उसके बाद हमने स्केलेटन को पढ़ा, स्केलेटन की टाइप्स को हमने डिस्कस किया और स्केलेटन जो है उसके रोल की बात की। जी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करना है बोन्स को और कार्टिलेजेस को, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट काम स्टार्ट हो गया है वो स्केलेटन के कंपोनेंट्स की बात स्टार्ट होगी, स्केलेटन के पार्ट्स की, कि स्केलेटन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, किन चीज़ों पर स्केलेटन मुश्तमिल है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कार्टिलेज को और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोन्स को। अभी आज के लेक्चर में काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं, हमारी इस हवाले से बात नहीं हुई। जैसे कि मैं कम से कम वीकली हमारा एक मॉरल लेक्चर होता है, तो अब हम जो है वो एक दो लेक्चर जो हैं वीक में हम उनमें कोई एक आध बात ऐड कर लेते हैं। आज हमने वैसे इतना ही पढ़ना था। एक बात, जस्ट एक क्वेश्चन है आपसे और उसका फिर मैं आंसर दूंगा और फिर उससे हमें रास्ता मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। बेटा, गम क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं कि गम क्या है, तो क्या पता है इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में। नींद क्या है? नींद को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? खौफ क्या है? कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अगर गौर करें तो इनमें तमाम चीज़ों की डेफिनेशंस हैं। बहरहाल हमारा कंसर्न फ़िलहाल गम से है कि गम किस चीज़ का नाम है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं तो कोई कहेगा सर ये दुख होता है, तकलीफ़ होती है। बेटा, प्रॉपरली डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? गम क्या है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गम जो है दो रज़ाओं के ख़िलाफ़ हो जाने का नाम है। दो रज़ाएँ से क्या मुराद है? दो रज़ाओं से क्या मुराद है? आप ऐसा कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि हज़रत वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बंदे की रज़ा और खुदा की रज़ा में इख्तलाफ का नाम गम है। ये देखें कितनी प्रॉपर डेफिनेशन है। बंदे की रज़ा और खुदा की रज़ा, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा में इख्तलाफ का नाम गम है। यानी कि आप ऐसा कह लें कि खुदा ताला का रास्ता जो है वो सीधा है, ये रास्ता है सिराते मुस्तकीम। अगर कोई बंदा इससे मुनहरफ होगा तो डेफिनेटली उसको गम उठाना पड़ेगा। कोई भी बंदा इस रास्ते से जब भी भटकेगा तो उसको गम उठाना पड़ेगा। असल में गम जो है ये कोई चीज़ नहीं है गम नाम की। असल में गम तब ही आता है जब हम खुदा की मर्ज़ी से अपने आप को या जानबूझ के, मतलब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। खुदा ताला जो हैं वो लेट से
किसी मौका पर वो नहीं चाहते कि आपके पास कोई ए चीज़ ना हो, मतलब कोई ए, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है, ए चीज़ ना हो और आप ये चाह रहे हैं कि ए चीज़ हो, तो डेफ़िनेटली आपने तो ख़ुद अपने आप को गम में मुब्तला किया है। जो खुदा ताला चाहते हैं, जो अल्लाह ताला चाहता है, उसको इस तस्लीम कर लें। खुदा ताला नहीं चाहते कि अभी आपके पास ए चीज़ हो, तो डेफ़िनेटली आप उसको आप कहें कि ये खुदा ताला की रज़ा है, जैसे अल्लाह ताला की रज़ा है, मैं उसमें राज़ी हूँ। तो जब हम अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे तो गम नाम की चीज़ ही बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा नेमतों के छिन जाने से पहले अल्लाह ताला की रज़ा में अपनी रज़ा को तलाश करें। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने का नाम ही खुशी है। जैसे खुशकिस्मती जो है ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। खुशकिस्मत वो शख्स होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। उसी तरह से गम की बात हमने की, गम जो है कोई अलग से चीज़ नहीं है। गम असल में बंदे और खुदा की रज़ा में इख्तलाफ का नाम है। जब बंदा अल्लाह ताला की रज़ा से मुख्तलिफ़ राय अपनाएगा, मुख्तलिफ़ रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा, तो डेफ़िनेटली उसको गम उठाना पड़ेगा। तो गम फिर क्या है? बंदे की रज़ा और खुदा की रज़ा में इख्तलाफ का नाम गम है। आज के लिए बेटा ये ज़रा एक नसीहत मेरी याद रखनी है कि हमें खुदा ताला के रास्ते पे ही चल जाना चाहिए, हमें उसके रास्ते पे ही जो है वो चलना चाहिए। जब हम उनसे मुनहरफ होते हैं, उसके अहकामात जो है उसको पसे पुष्ट डालते हैं, तो फिर जो है वो बहुत सारे कह लें कि दुख, दर्द, तकलीफ़ें जो है वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। जब हम उसकी रज़ा में राज़ी होंगे तो तकालीफ़ जो हैं, वो गम जो हैं, वो जो कह लें कि दुख दर्द है, वो भी सब का सब जो है वो हमें खुशी महसूस होगा। तो जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होंगे तो फिर यही कामयाबी है। तो मैं आज आपको बस यही बात समझाना चाहता था कि अल्लाह की रज़ा में ही हमारी रज़ा हो, जैसे खुदा ताला चाहते हैं वैसे हम कर भी क्या सकते हैं। खुदा ताला की रज़ा से मुनहरफ होने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क़ुव्वत की ज़रूरत है कि मैं अपने खुदा से, अपने पैदा करने वाले, अपने तख्लीक करने वाले की रज़ा से मुख्तलिफ़ राय अपनाऊँ। तो उसके लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ोर्स तो हो, तो फिर मैं ऐसा कर सकूँ। नाउज़ बिल्लाह। जब हमारे पास वसाइल ही नहीं है, जब हम ऐसा कर ही नहीं सकते, जब हम उसके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते, वो इतनी बड़ी ज़ात कि जब हम बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो जब अल्लाह सबसे बड़ा है, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपसे बात की थी कि सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 1,00,000 साल लाइट को लगें, रोशनी को लगें 1,00,000 साल उसके एक किनारे से दूसरे किनारे से निकलने के लिए। तो ऐसी तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ जो हैं वो मौजूद हैं कायनात में, तो अल्लाह उन सब से बड़ा है। तो जब अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हमारी क्या वक़्त है? फिर हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता कि हम उसकी रज़ा से मुनहरफ हों। हमें चाहिए कि हम उसके अहकामात के आगे सर तस्लीम खम करें और उसके अहकामात को अपनाएं और उसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं, और फिर देखें आपके लिए जो है वो दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरत भी जो है वो जैसे ही आपकी ख्वाहिश है वैसी ही होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़, होप सो कि आप जो है वो मेरी इस बात को फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा मुमकिन हो, जितना ज़्यादा मुमकिन हो, आप जो है वो कोशिश करें कि खुदा की रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश किया करें। जो खुदा की रज़ा में राज़ी होते हैं वही अल्लाह के नेक बंदे हैं। जी, आज के लिए बेटा इतना ही। लेक्चर नंबर 34 जो है वो हमारा कवर हुआ विद सपोर्ट एंड मूवमेंट, इंट्रोडक्शन एंड स्केलेटन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को, देन बोन। और आज के लिए बेटा इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।